गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यस, आपको पता होगा ये अमेंडमेंट आ चुकी है। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन चुका है। पहले आपका था 1986, तो ये भी आ सकता है कि पहले कौन सा था, ठीक है, तो वो 1986 था। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि कल आपका एग्जाम है एंड ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए, ठीक है। यस, देखो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, ताकि ये वाला टॉपिक अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाए। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था वो कब एनेक्टेड हुआ था? वो 9 अगस्त 2019 को एनेक्ट हुआ था और फोर्स में है 20 जुलाई 2020, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले और अब क्या डिफरेंस है, ताकि आप क्लियर कर सको, ठीक है। मेजर चेंजेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहला मेजर चेंजेस है कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, मीनिंग इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने जो ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन थी उनको कवर किया। कहने का मतलब पहले वाले में 1986 में क्या होता था कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हो, ठीक है, कोई भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कुछ परचेज कर रहे हो, तो जो कंज्यूमर था जब वो कंप्लेन लिखवाता था तो वो साइट बोल देती थी, सर हमने जो है वो किसी प्रोडक्ट किसी सेलर से ख़रीदा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी तो एक साइट है, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस साइट से आप खरीद रहे हो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, और वो इसका मतलब ये है क्योंकि ये कवर कर रहा है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को। तो पहला मेजर चेंजेस समझ में आ गया, ओके। सेकंड है प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कंज्यूमर को कोई परेशानी है, उसको कोई प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, तो पहले क्या होता था, सेलर के प्लेस पर जाना होता था और वहाँ पर जाकर आप कोई भी मतलब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, अब कंज्यूमर अपने प्लेस से कंप्लेन फाइल कर सकता है। बात समझ में आई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आया ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अब और भी आसान बना दिया। पहले आपको रिटर्न में ई फाइल करनी पड़ती थी, नहीं सॉरी, ई फाइल तो अभी आया ना। आपको जो भी फाइल, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको रिटर्न में लिख के और तब आप फाइल करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपका काम आसान बना दिया, आप ई फाइल कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ बोल के दिखाना है तो आप कॉन्फ्रेंस पे अपनी बात भी रख सकते हो, ठीक है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप अपनी बात भी रख सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं अब, ठीक है। बहुत ही आसान काम बना दिया है कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से मुझे लगता है आपकी बार क्वेश्चन आना ही आना है, वो ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो 20 लाख तक की है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में फाइल करते थे, ठीक है। अगर आपकी 20 लाख से 1 करोड़ थी, आप स्टेट में जाते थे। 1 करोड़ से ऊपर थी, आप नेशनल लेवल पर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब फिर क्या हुआ, अब ये कहा गया है कि अगर आपकी 1 करोड़ तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो आप स्टेट में जा सकते हो, और 10 करोड़ के ऊपर है तब आप नेशनल में जा सकते हो। तो बात समझ में आई। ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, या आप इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बोल सकते हो। तो 3 फॉर्म होते हैं, 3 कमीशन होते हैं, 3 लेवल होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि पहले नंबर पर आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, दूसरे नंबर पर स्टेट एंड तीसरे नंबर पर आपका नेशनल लेवल होता है, नेशनल कमीशन, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले 20 लाख अप टू 20 लाख था, फिर 20 लाख से कितने तक, 1 करोड़ तक था, 1 करोड़ से अब था। अब क्या है, 1 करोड़ तक पहला लेवल, 1 करोड़ से 10 करोड़ दूसरा लेवल, और 10 करोड़ से ऊपर तीसरा लेवल। बात समझ में आई, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, हाँ, अब नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी पनिश करा जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, पूरे अपने खुले मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलती थी, बट ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर कोई कर भी रहा है और अगर आप कंप्लेन कर देते हो उसके नाम, तो उसके रिगार्डिंग केस फाइल दर्ज होगा ही होगा, और उसके रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट भी है। कहने का मतलब है 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 लाख रुपीज़ जो है फाइन। कहने का मतलब है वो अप टू 10 लाख, तो 2 लाख रुपए भी हो सकता है, 4 लाख भी, 8 लाख रुपए भी, 1 साल की भी सज़ा हो सकती है, कि मैक्सिमम 2 ईयर
प्लस 10 लाख, इनमें से कुछ भी किसी भी तरीके से जो लगेगा कोर्ट को, जो भी जिस तरीके से लगेगा वो हो जाएगा। लेकिन याद रखना 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपीज़ फाइन। समझ में आई बात? ओके। दोबारा से अगर कोई गलती करता, एक बार गलती करी पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया कहने का मतलब एक बार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या कुछ भी गलती करी पकड़ा गया, इम्प्रिजनमेंट हुई, जुर्माना हुआ, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा, तो फिर ध्यान से सुनो, 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, जेल 5 साल की, ठीक है, और 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? ओके। उसके बाद एक पॉइंट है आपका प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सेलर लाइबल रहेगा, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई? या फिर लाइबिलिटी तो है ही है, आप उस प्रोडक्ट को जब आप परचेज करके लेके आए तो आपको कोई ना कोई हार्म हो गया उस प्रोडक्ट की वजह से, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा हो जाता है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपकी सुनवाई ज़रूर करेगा। उसके बाद एक CCPA भी एस्टैब्लिश कर दिया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक बार गूगल करके पढ़ लीजिए। उसके बाद मीडिएशन सेंटर अटैच कर दिए गए फॉर सेटलमेंट पर्पज़ के लिए। मीडिएशन सेंटर का मतलब ये है कि आपको पता है 3 लेवल है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है एंड नेशनल लेवल है, उनके बीच में मीडिएशन सेंटर भी कर देगी। अगर आपकी साथ के साथ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है, तो वो मीडिएशन सेंटर भी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए गए। तो आई होप आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक बार अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, और अगर कुछ रह भी गया हो कि स्पीड में मैं बहुत कम बता पाई हूँ तो आप एक बार गूगल करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा, क्योंकि एक तो आपका सिलेबस में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, साथ के साथ सिलेबस में तो है ही, साथ के साथ ये न्यू भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनेगा, ठीक है। एक बार गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाना, 10 मिनट आपकी सारी लगने वाले हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, राइट। और भी मैं आपको बता देती हूँ, साथ के साथ जो भी आपकी न्यू CRR SLR ये रेशो, इनको भी एक बार देख जाना, एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है। एंड साथ के साथ और क्या करना है, हाँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा है तो आपका एग्ज़ाम क्रैक भी होगा, ठीक है, आप डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, थोड़ा सा भी मत डरना, ठीक है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपको थोड़ा सा मतलब या तो आप डर रहे होगे या थोड़ा सा ज़्यादा मज़े करोगे ना, तो ज़्यादा मज़े करो, मतलब न्यूट्रल रहो, ठीक है। तो ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी होती है और हर सबको गुजरना पड़ता है इस सिचुएशन से। जो भी इस एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देगा तो एक दिन पहले का जो समय होता है वो सबको गुजरना पड़ता है, आप अब की बार नहीं तो नेक्स्ट बार गुजरोगे या पहले गुजर चुके हो, जो भी कुछ है सबको गुजरना है, तो आराम से गुजरिए, सोचिए सभी गुजर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही गुजरेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अभी पढ़ते रहना, ठीक है, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं लेना। आप क्यों रिलैक्स ले रहे हो, एक ही दिन का तो रह गया है टाइम, कल आराम से रिलैक्स लेना, ठीक है, कल आराम से जो आपका मन करे वो खाना पीना जो भी कुछ करना है वो करना, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम और रह गया आपका और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना जितना अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।